नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ देवताल फ्री एजुकेशन चैनल पर। साथियों, आप सब अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। राजस्थान अध्ययन की जो 6 से 12 की किताबें थी, उनका विस्तृत अध्ययन पाठ अनुसार अपन कर रहे थे। उसी के क्रम में आज तीसरा वीडियो नोट है। साथियों, टॉपिक का नाम है राजस्थान इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास की बात करें तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस आस, यानी आज से पहले की जो भी घटनाएं हैं जो घटित हुई है उनको जानना ही क्या कहलाता है साथियों, इतिहास। तो इतिहास के जानने के स्रोतों की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की अगर साथियों अपन अगर बात करें तो प्राचीन काल के अवशेष जिनसे में किसी भी स्थान और घटनाओं को समझने में मदद मिलती है, उन्हें अपन पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंदर एक तो अभिलेख होता है, मुद्रा, स्मारक, बर्तन और कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र। साहित्यिक स्रोत की अगर अपन बात करें साथियों, तो साहित्यिक स्रोत के अंदर जो ग्रंथ के रूप में जो लिखित साक्ष्य मौजूद है उन्हें अपन साहित्य स्रोत कहते हैं। और राजस्थान इतिहास की दृष्टि से अपन राजस्थानी साहित्य, संस्कृत साहित्य और पारसी साहित्य के अंदर जो भी लिखित रूप में उपलब्ध है उनके बारे में देखेंगे। तो साथियों, यहाँ पर पुरातात्विक से संबंधित बात आई है तो कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पे रखे हैं। पहला है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला, राजस्थान में 1871 में C.L. कार्लाइल ने सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। और अभिलेखागार की बात करें साथियों तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कोलकाता में है, जिसकी स्थापना 1891 में हुई। तो साथियों, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में अपन देखेंगे तो पहला है अभिलेख। उससे पहले साथियों, अभिलेखों के साथ साथ एक प्रशस्ति भी अपने को देखने को मिलेगी। तो प्रशस्ति का जो शाब्दिक अर्थ साथियों, उसका मतलब होता है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख। जो भी राजा महाराजा की प्रशंसा में अभिलेख लिखे जाते थे उन्हें प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति के अंदर तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अभिलेखों में भी तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। शिलालेख साथियों, पत्थर की शिलाओं पे भी देखने को मिलते हैं। स्तंभ, भवन, गुफा, दीवार, मूर्तियों, स्तूप, मठ, तालाबों के किनारे जो बड़ी बड़ी शिलाओं पे लिखे हुए रहते हैं, ताम्रपत्रों पे भी अपने को ये सब देखने को मिलते हैं। साथियों, अभिलेखों की बात कर रहे थे तो अभिलेखों का जो अध्ययन है उसे एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। साथ ही अपन एक एक अभिलेख के बारे में देखते हैं। पहला है साथियों नगरी अभिलेख। नगरी अभिलेख अपने चित्तौड़गढ़ में है। ये अभिलेख विष्णु पूजा की जानकारी हमें देता है साथियों। दूसरा है अशोक का भाबरू शिलालेख। अशोक का जो भाबरू शिलालेख है ये वर्तमान जो बेराट है जयपुर, वहाँ पे मिला है। और इससे ये पता चलता है कि जो अशोक मौर्य था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। साथ ही इसकी जो भाषा है ये पाली है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। साथ ही जो ये अशोक का भाबरू अभिलेख था इसे कनिंघम कलकत्ता ले जाकर रखता है। अगला जो अभिलेख है साथियों, शिलालेख है, उसका नाम है गोसुंडी का शिलालेख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ से प्रश्न बन गया है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख है जो भागवत धर्म पर या वैष्णव धर्म पर प्रकाश डालता है। तो साथियों, ये शिलालेख है गोसुंडी शिलालेख। आगे चलते हैं साथियों। इसके बाद में जो अगला शिलालेख है वो है भड़ली का शिलालेख। ये राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है साथियों। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो साथियों ये है भड़ली का शिलालेख। अगला शिलालेख है मानमोरी शिलालेख। मानमोरी जो शिलालेख है ये चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। इसके अंदर मौर्य वंश के जो राजा थे चित्रांग मौर्य, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में कि चित्रांग मौर्य ने दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके जो प्रशस्तिकार है वो पुष्य और शिवादित्य थे। और
कहा जाता है कि कर्नल टोड ने भारी होने के कारण इसको समुद्र में भी फेंक दिया था। अगला साथियों है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख की साथियों अगर अपन बात करें तो इसके अंदर जो प्रतिहारों का इतिहास है इसके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। कुक्कुट प्रतिहार इसने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे माता की साल भी कहते हैं। और यहाँ पर 4 लेख मिले हैं इस पे लिखे हुए, भाषा इसकी संस्कृत है। साथ ही ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया कि मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख। तो साथियों मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख घटियाला अभिलेख में मिलता है। उसके बाद में है किराड़ू शिलालेख, ये जो मुख्य शिलालेख है राजस्थान के। अगला है नानसा युग स्तंभ लेख। उसके बाद में बड़वा युग स्तंभ लेख, इसके अंदर मोकरी राजाओं की जानकारी मिलती है, भाषा इसके अंदर संस्कृत है। अगला ही साथियों भरमर माता लेख, ये छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में मिला है। अगला है बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो यहाँ का जो शासक है वरमलाल, उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है कि सामंत प्रथा से संबंधित जानकारी कौन सा शिलालेख देता है, तो वह है बसंतगढ़ का शिलालेख। उसके बाद में है साथियों सामोली शिलालेख। सामोली शिलालेख का संबंध मेवाड़ से है, जो मेवाड़ के अंदर तांबे जस्ते की जो खानी थी, गुहिल राजा शिलादित्य के बारे में भी इसके अंदर जानकारी मिलती है। उसके बाद में साथियों अगला है अपराजित का शिलालेख, यह भी गुहिलों की विजय से संबंधित है। उसके बाद में कंसवा शिलालेख, ये कोटा के अंदर है। और अंतिम मौर्य राजा धवल के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है, जो कंसवा शिलालेख है कोटा के अंदर। मंडोर अभिलेख साथियों नाम से ही पता है जोधपुर के अंदर है। बिजोलिया शिलालेख, इसके अंदर चौहानों के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। उसके बाद में चिरवा का शिलालेख, चिरवा का जो शिलालेख है साथियों ये उदयपुर के अंदर है। और 51 श्लोकों का यहाँ पे संग्रहण देखने को मिलता है, जिनकी भाषा संस्कृत है, लिपि देवनागरी है। और साथियों रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिससे रावल समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है, तो साथियों आंसर होगा चिरवा का शिलालेख। उसके बाद में साथियों अगला देखते हैं मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसके अंदर प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में प्रतापगढ़ अभिलेख, प्रतापगढ़ अभिलेख में भी जो गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में है बिजोलिया शिलालेख, ये मोस्ट साथियों बिजोलिया शिलालेख से कई बार प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। इसका जो प्रशस्तिकार था ये गुणभद्र था। और इसके अंदर सांबर या शाकंभरी के जो चौहान हैं उनका उल्लेख मिलता है। चौहानों का जो आदि पुरुष था वासुदेव चौहान, इसने 551 ईस्वी में सांबर झील का निर्माण किया और चौहान की जो शाकंभरी शाखा है उसकी स्थापना की। राजधानी की बात करें तो अहिच्छत्रपुर नागौर को इसने राजधानी बनाई। सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी बिजोलिया शिलालेख में ही बताया गया है। वेरी मोस्ट प्रश्न बनता है साथियों यहाँ से कि ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसके अंदर अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है, तो वह है बिजोलिया शिलालेख। इसके बाद में साथियों अगला है अचलेश्वर प्रशस्ति। इसके अंदर परमारों का जो मूल है वो धूमराज को बताया है। साथ ही अचलेश्वर प्रशस्ति के अंदर जो अग्निकुंड का जो सिद्धांत है राजपूतों की उत्पत्ति का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में है लोणवसई प्रशस्ति, यानी कि वास्तुपाल तेजपाल आबू के जो लोणवसई मंदिर है उनका निर्माण करवाया था। साथ ही अगला है नेमिनाथ प्रशस्ति, ये भी माउंट आबू के अंदर है। अगला है रिंगी ऋषि का शिलालेख, ये गुहिल वंश के संबंध में जानकारी देता है, साथ ही भील जनजाति के बारे में भी प्रकाश डालता है। इसके बाद में अगला है साथियों रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। ये रणकपुर प्रशस्ति के अंदर चामुक मंदिर के अंदर लगी हुई है और इसके अंदर बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के जो गुहिलों की वंशावली है उनकी जानकारी मिलती है। साथ ही कुंभा द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे गीत गोविंद, चंडी शतक और संगीत राज, गीत गोविंद, चंडी शतक और संगीत राज। कई बार ये प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा स्वयं कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, तो 3 इसने मुख्य रूप से लिखे थे, गीत गोविंद, चंडी शतक और संगीत राज। साथियों कुंभा की उपाधियों के बारे में बनता है, इसको महाराज धीराज, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, रायरान, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु, सेल गुरु आदि नामों से साथ ही इसको जाना
जाता है। तो ये थे कुंभा से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। साथ ही जो अगली प्रशस्ति की साथियों अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का जो समय था वो 1460 ईस्वी था। प्रशस्तिकार था कवि महेश, और इसके अंदर भी गुहिल वंश के जो बप्पा रावल है उनको विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है। क्या बताया गया है? विप्रवंशीय ब्राह्मण। 5 शिलाओं पे ये लिखा गया है। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि इसकी नागरी है। अगली जो प्रशस्ति है साथियों वो है रायसिंह प्रशस्ति। ये 1594 की है बीकानेर के अंदर। और इसके प्रशस्तिकार की बात करें तो जैन मुनि जेता इसका प्रशस्तिकार था। इसके अंदर राव बिका से लेकर रायसिंह तक के शासकों का उल्लेख बताया गया है। साथ ही रायसिंह प्रशस्ति के अंदर बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण है रायसिंह का जो मंत्री था करमचंद्र उसके द्वारा करवाया गया था। और दुर्ग के लाल पत्थरों के कारण साथियों इसको लालगढ़ भी कहा गया है। और इसका जो दूसरा नाम है वह है जूनागढ़। उसके बाद में साथियों हैं आमेर का लेक। आमेर अपने जयपुर में है, तो मानसिंह प्रथम का लेक भी इसे मानते हैं। और इस लेक के अंदर कछवा जो वंश था उनको रघुकुल तिलक कहा गया है। तो ये भी फैक्ट पर्सन है कि किस लेक के अंदर आमेर के कछवा वंश को रघुकुल तिलक कहा गया है, तो वो है आमेर का लेक। अगला है साथियों जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ये 1652 की है। ये उदयपुर के अंदर है। प्रशस्तिकार कृष्ण भट्ट, और इसके अंदर बापा से लेकर जगत सिंह तक के जो सिसोदिया वंश के शासक है उनका उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। अगली साथियों राज सिंह प्रशस्ति। इसका समय 1676 ईस्वी राजसमंद के अंदर ये मिली है। और इसका जो प्रशस्तिकार था ये रणछोड़ भट्ट तेलंग था। और राजसमंद झील में जो 9 चौकी की पाल बनी हुई है वहाँ पर जो 25 श्याम शिलाएँ हैं उन पर ये शिलालेख उत्कीर्ण है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति साथियों जो राज प्रशस्ति है इसे विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी मानते हैं। और अमर सिंह द्वारा जो मुग़ल मेवाड़ संधि की गई थी उसके बारे में भी साथियों इसके अंदर उल्लेख किया गया है। मुग़ल मेवाड़ जो संधि हुई थी, महाराणा प्रताप का जो पुत्र था अमर सिंह उसने संधि की थी। साथियों जो अगले शिलालेख है वो पारसी से संबंधित है। जैसे इसके अंदर एक तो आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। और भारत का सर्वाधिक प्राचीन पारसी शिलालेख इसे माना जाता है। साथ ही जो अगला पारसी शिलालेख है वो है धाई बी पीर का लेख। धाई बी पीर का लेख ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की गई थी और उसके पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था, इसके बारे में साथियों यहाँ पे उल्लेख मिलता है। अगला साथियों जो पुरातात्विक स्रोत है वो है ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का मतलब होता है कि शासन द्वारा किसी ब्राह्मण या भिक्षुक को जो भूमि दान में दी जाती थी उसको एक ताम्रपत्र पर लिखवाया जाता था। तो वो लिखे हुए जो साक्ष्य उपलब्ध है वो भी इतिहास के पुरातात्विक स्रोत है। अगर अपन भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत में सर्वप्रथम सातवाहन शासकों द्वारा भूमि दान में दी गई। और ब्रोज गुजर ताम्रपत्र जो लेख है इसमें कनिंघम जो इतिहासकार है इन्होंने राजपूतों को कुषाणों की यूची जाति से संबंधित साथियों यहाँ पे बताया है। अगला है चिकली ग्राम का ताम्रपत्र। चिकली ग्राम का जो ताम्रपत्र साथियों इसके अंदर पटेलों, ब्राह्मण और सुतार लोगों द्वारा खेती करने के बारे में साथियों जानकारी मिलती है। अगला जो पुरातात्विक स्रोत साथियों वह है सिक्के से संबंधित। अपन देखते हैं सिक्कों की अगर अपन बात करें साथियों तो सिक्कों का जो अध्ययन है उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक या यवन शासकों द्वारा शुरू किए गए थे। भारत में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के शक शासकों द्वारा शुरू किए गए थे। और साथियों अगर अपन शीशे के सिक्के की बात करें तो ये सातवाहन शासकों द्वारा शुरू किए गए थे, जबकि चांदी के शक शासकों द्वारा। राजपूताना के सिक्कों के विषय पर जो इतिहासकार केब है उसके द्वारा 1893 में एक पुस्तक लिखी गई थी, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। तो ये इन पर प्रकाश डालती है पुस्तक है।
उसके बाद में साथियों राजस्थान में सर्वप्रथम चौहान वंश ने अपनी मुद्रा शुरू की। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा वंश है जिसने अपनी मुद्रा शुरू की? तो वो है साथियों चौहान वंश, जिसके अंदर दम और विपोषक तांबे की, रूपक चांदी की और दिनार सोने की मुद्रा थी। अकबर का साथियों यहाँ पर सिक्का एलची मुद्रा यहाँ पे जारी करता है। राजस्थान में सिक्कों की जो प्रथम टकसाल है ये अपने आमेर जयपुर के अंदर स्थापित हुई थी। और सिक्कों की यहाँ पे बात करें तो रेड टोंक से 3075 चांदी की आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिन्हें पर्ण कहते हैं। साथ ही जो प्रश्न पूछा हुआ है कि पर्ण किसे कहते हैं, तो रेड टोंक से जो 3075 चांदी की जो आहत मुद्राएं हैं उन्हें पर्ण भी कहते हैं। और भारत के अंदर जो सर्वाधिक आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है ये रेड टोंक से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद साथियों विराटनगर, आहड़, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, सांबर से भी आहड़ मुद्राएं प्राप्त हुई है। मालवगढ़ के 6000 सिक्के नगर टोंक से प्राप्त हुए। खोज इनकी कार्लाइल के द्वारा की गई थी। सबसे ज़्यादा जो सिक्के साथियों सोने के वो गुप्त काल से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब अपन देखेंगे कि राजस्थान की कौन सी रियासत के अंदर कौन सा सिक्का चलता था। साथियों मेवाड़ रियासत की बात करें तो इसके अंदर चित्तौड़ी, भिलाड़ी, उदयपुरी, मोगली सिक्का, चांदोली, स्वरूपशाही, डिगाल या शाह आलमी सिक्का चलता था। साथियों जोधपुर रियासत की अगर अपन बात करें तो जोधपुर रियासत के अंदर विजयशाही, भीमशाही, गजशाही और लल्लू लिया रुपया यहाँ पे चलता था सिक्का। जयपुर रियासत की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे झाड़शाही, मोहम्मद शाही और हाली सिक्का यहाँ पे चलता था। बीकानेर के अंदर गजशाही, जैसलमेर के अंदर अक्के शाही, मोहम्मद शाही, डोडिया। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर के अंदर उदय शाही, त्रिशूलिया, सलीम शाही आदि सिक्के साथियों यहाँ पे चलते थे। बूंदी की अगर अपन बात करें तो बूंदी के अंदर साथियों रामशाही, कटार शाही और पुराना रुपया ये चलता था। करौली के अंदर माणक शाही, धौलपुर के अंदर तमचा शाही, अलवर के अंदर साथियों अक्के शाही और राव शाही। झालावाड़ की बात करें तो यहाँ पे पुराने मदन शाही और नए मदन शाही। बांसवाड़ा की बात करें तो सालिम शाही और लक्ष्मण शाही। ये लक्ष्मण शाही सालम शाही इसका प्रश्न पूछ लिया गया है। सलूम्बर उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर पदम शाही सिक्के चलते थे। प्रतापगढ़ के अंदर यहाँ पे मुबारक शाही सिक्का और सिक्का मुबारक लंदन नाम से भी यहाँ पे सिक्का चलता था। कोटा के अंदर मदन शाही, हाली और गुमान शाही। सिरोही के अंदर तांबे का डब्बू शाही सिक्का साथियों यहाँ पे देखने को मिला है। पाली की अगर बात करें तो यहाँ पे विजय शाही सिक्का यहाँ पे देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नागौर की बात करें तो यहाँ पे अमर शाही सिक्का मिला है। और किशनगढ़ की बात करें तो यहाँ पे साल में सिक्का मिला है। और इसके बाद में अपन देखते हैं स्मारक। स्मारक भी साथियों यहाँ पे इतिहास को जानने के स्रोत है। स्मारकों में अगर राजस्थान के मुख्य स्मारकों की बात करें तो इनमें दुर्ग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और दुर्गों से संबंधित एक फैक्ट है कि जून 2013 में राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग है इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इनके अंदर चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, गागरोन का किला, आमेर का किला और जैसलमेर का किला। साथ ही 6 पहाड़ी दुर्गों को विश्व विरासत यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था जून 2013 में। ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है, मुझे यहाँ पे फैक्ट अच्छा लगा तो मैंने इसमें यहाँ इसको ऐड कर दिया। अगला है साथियों जंतर मंतर। इसको भी 2010 के अंदर विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये जयपुर के अंदर है। और जयपुर शहर के परकोटे को भी साथियों 2019 के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद में साथियों बर्तन और कुछ कलाकृतियाँ हैं, इनसे भी पुरातात्विक साहित्य को इतिहास को जानने में मदद मिलती है। तो नीम का ताना सिक्कर से ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले राजस्थान में। और जोधपुरा, जयपुर और नवभरतपुर से काले व लाल रंग के मर्द भांड साथियों यहाँ पे देखने को मिले हैं। आहड़ और गिलुंड से साथियों प्रस्तर और फलक देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो साथियों तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और
ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी इसको देख सके। ज़्यादा बड़ा वीडियो नोट नहीं बनाएंगे ताकि आप आराम से कहीं भी बैठ के खाली समय में अपना जो तैयारी है उसको जारी रखें ताकि आपका समय ख़राब नहीं हो और अपनी तैयारी कंटिन्यू जारी रखें। अपन इसी प्रकार से साथियों 6 से जो 12 तक की राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।